हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और ये जो टॉपिक है ये फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले आपको याद करने हैं, वैल्यू पुट करेंगे, देन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें थ्योरी का पोर्शन कम है, इसलिए ये जो चैप्टर है आगे मैं बात करूंगा डिटेल से। इस चैप्टर को ड्यू लैंग्वेज में चलेगा दोनों, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम वीडियोस होंगे। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले ये न सोचें कि ये हिंदी के सेंटेंस वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, या हिंदी वाले ये न सोचें कि इंग्लिश वाले सेंटेंस ज़्यादा क्यों लिख रहा हूँ। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बस वीडियोज बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, फॉर्मूले याद करें और उसके बाद अप्लाई करना सीखें। ज़्यादातर क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है। अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई डेफिनेशन वगैरह लिखनी पड़ी तो वो मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा। तो आपको सिर्फ अपने जो जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान देना। बाकी आप ये मत सोचना कि इसमें दूसरी लैंग्वेज में क्यों चल रहा है, साथ में वीडियो जो है वो ड्यूल लैंग्वेज में होंगे। ओके, तो ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ। टॉपिक है वो लेंदी है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की, कोण की। ठीक है। अच्छा, एक और बात, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी ये इंग्लिश वाले वर्ड ही काम में लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन फ्यूचर तो अपने को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होता है ज़्यादातर। तो दूसरा दो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक एंगल। ठीक है, इसको मैं जीरो टॉपिक नाम देता हूँ क्योंकि ये अपने दिया हुआ नहीं होता है। एनसीईआरटी में फिर भी इसके कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपको चैप्टर नंबर 3.3 एक्सरसाइज 3.1 में, बट इसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल से बात करेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो जितनी अपने को जरूरत है उतनी ही हम बात करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल हिंदी में कहते हैं संबद्ध कोणों को। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये टॉपिक जब शुरू होगा तो सबसे पहले शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। देन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। अब ये कंपाउंड एंगल यानी संयुक्त कोण क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा अपना। थर्ड टॉपिक रहेगा अपवर्त्य एवं अपवर्तक कोण। इंग्लिश वाला नाम ज्यादा अच्छा है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ओके, तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है। देन थर्ड टॉपिक, उसके बाद में फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है कंडीशनल आइडेंटिटीज, प्रतिबंधित सर्वसम्मिकाएं। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी जो है वो भी एक बड़ा टॉपिक है। देन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण, यह हमें पढ़ना है। देन रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध। और फिर लास्ट टॉपिक होगा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल कनेक्टेड विद ए ट्राइंगल, वृत्त से संबंधित त्रिभुज के गुण। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा कि हमारी एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री नाम से, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों के नाम से, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का है। बट मैंने इस टॉपिक को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो स्टेप वाइज स्टेप बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। एक और बात, हम आपके दिमाग में अभी जैसे ही आपने फर्स्ट स्लाइड पर नाम लिखा हुआ देखा तो दिमाग में आया होगा, अरे ये ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ते थे, वो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल वही है, बट उसका थोड़ा लेवल अप हो गया। दूसरी बात, कई स्टूडेंट ये सोच रहे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में मुझे नहीं आती थी, अब क्या आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, बहुत सारी चीजें हम रटते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक बात को एक्सप्लेन करके बताया जाए। और फॉर्मूला सिर्फ वो 5-4 फॉर्मूले जो हमने क्लास 10th में पढ़े हैं उतने ही सफिशिएंट नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि इसके 8 टॉपिक हैं और एक एक टॉपिक 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर का होगा, तो कुछ टॉपिक एक लेक्चर में भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं उनको अगर अपन डिटेल से जीरो लेवल से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप अपग्रेड होते जाओगे, फॉर्मूला अप्लाई करना आने लग जाएगा। फॉर्मूले याद करने की जो ट्रिक्स हैं वो आपको याद बताऊंगा ताकि फॉर्मूले याद हो जाएं। फॉर्मूला याद करना काम आपका है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। और फिर आप किसी भी प्रकार की टफ से टफ प्रॉब्लम में भी क्या कर सकते हैं, हाथ आजमा सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए शुरुआत करते हैं इन ये इस बड़े टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है और हम शुरुआत कर रहे हैं एंगल से, कोण से। जानते हैं आप वैसे, अगर मैं 1 मिनट के लिए वापस थोड़ा बैक जा रहा हूं और इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का थोड़ा सा क्या करूं, एनालिसिस करूं, तो इसमें देखो ये जो वर्ड है ये एक्चुअली 3 वर्ड से मिलकर के बना। इसमें ट्राई, गॉन और मेटल। हिंदी में भी बात कर लेता हूं, चलो। त्रि, कोण और मिति। ट्राई यानी 3, गॉन यहां पर बात करेंगे ट्राइगॉन, त्रिकोण, इसका मतलब त्रिभुज, ट्राइंगल। और मेटल वर्ड का मतलब होता है मापना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या किया जाता है, किसी ट्राइंगल को मापा जाता है, यानी उसकी साइड्स और उसके एंगल्स के बारे में बात की जाती है, और देन उसकी साइड्स के रेशो को एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। यही सारी बातें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी होती है। याद आ रहा होगा अगर आपने क्लास 10th के अंदर थोड़ा सा भी ध्यान देकर के पढ़ा है तो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, इस टाइप से क्वेश्चन आते थे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड एक टेबल हम बनाते थे। मुझे उम्मीद है आपको वो टेबल वगैरह याद होंगी। नहीं याद है तो भी मैं यहाँ पर उस लेवल की बातें भी करूँगा, ओके। लेकिन शुरुआत मैं एंगल से करने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यानपूर्वक बातें सुनेंगे। जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप, ये टॉपिक उतना ही मजेदार होता जाएगा, और जितना ज्यादा ये टॉपिक आपको मजेदार लगेगा, आने वाले फ्यूचर में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। बड़ा टॉपिक है। मैं फिर से इसमें अगर टाइम अपने को 10 दिन ज्यादा लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर आप अपनी बुक देखेंगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल, हाँ हो सकता है नाम नहीं लिखा हो, लेकिन इन क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो लास्ट वाले जो 2 टॉपिक है ना, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल, ये टॉपिक आप देखना अपनी एनसीईआरटी के लास्ट में एक एक्सरसाइज दे रखी है 3.5। आप देखेंगे एक्सरसाइज बिल्कुल एनसीईआरटी का जो बुक है उसको लास्ट में पलटना, 3.5 एक्सरसाइज है, वहां पर आपको इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वो बाद में ऐड किया गया टॉपिक है। मैं एनसीईआरटी कवर करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन काफी हो गया, टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, उसी अंदाज से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंगल की। अब इसमें हम बात डेफिनेशन की नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है एंगल होता क्या है, बट इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में बात करने के लिए मैं क्या करता हूं, एंगल क्या, कैसे बनता है। एक एरो है, ठीक है, ये इस एरो का इनिशियल पॉइंट है, शुरुआती बिंदु, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, यानी एंड पॉइंट। ये एक एरो आपको दे रखी है क्वेश्चन। आपने क्या किया, इस एरो को यहां से थोड़ा सा घुमा दिया। अब जैसे मैं कहूं कि एरो को इसके इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है। तो आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए, इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में। अब ये बात है कि डायरेक्शन मतलब 2 डायरेक्शन होती है रोटेशन की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन करो अगर यहां पर दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है, अगर यहां एक घड़ी लगी हुई है, तो घड़ी में ये जो सुई होती है आपकी, ये कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। अगर आप इस एरो को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो एंगल बनता है, ठीक है। मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसको यहां से यहां लेके आ गए, एरो वही है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप यहां से यहां लेके चले गए,
उसी एरो को आप क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। ये डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपने मूवमेंट करवाया है, रोटेट कराया है, तो आपका जो एंगल बना वो पॉजिटिव होता है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीक अल्फाबेट थीटा काम में लिया जाता है, हम जानते हैं। अगर आपने इसी एरो को डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे की ओर घुमाया तो जो एंगल बना उसे आप माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आज तक हम ये सोचते भी नहीं थे कि एंगल की भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन अब आज से हम सोचना शुरू करेंगे कि इफ वी रोटेट एन एरो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन then the angle, the positive angle obtained, and if rotated in clockwise direction then a negative angle obtained। यदि पॉजिटिव एंगल चाहिए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, और नेगेटिव एंगल चाहिए तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। ये तो हुई एंगल की डायरेक्शन। और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल की डेफिनेशन क्या लिखी जाए, तो एंगल मींस अमाउंट ऑफ रोटेशन, एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ ए रोटेशन। कितना आपने रोटेट किया, कितना रोटेट किया, 30 डिग्री किया, 40 डिग्री किया, 50 डिग्री किया, 90 डिग्री किया, ये जो अमाउंट है इसे अपन एंगल कहते हैं। और अब एंगल के बारे में हम और बात करें, फटाफट आप ये बना लेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंगल को अगर एक लाइन में डिफाइन करना है तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एंगल मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अच्छा जी, अब अगर कुछ एंगल्स की मैं बात करूं जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये एक एरो है, ठीक है। इस एरो को अगर आप बिल्कुल यहां लेके चले जाते हैं तो एंगल बन जाता है 90 डिग्री, जानते हैं, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अच्छा जी, शुरुआत में जब बात करें तो यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, और यहां 90 डिग्री। इसके बीच में जो भी एंगल्स आएंगे, जो भी एंगल, चाहे वो 30 डिग्री है, चाहे 45 डिग्री है, चाहे 60 डिग्री। अच्छा, आप में से क्वेश्चन करेंगे कि ये, अरे ये वाले ही क्यों, 30 डिग्री 45 डिग्री ये ही क्यों? क्योंकि ये हमारे स्पेशल एंगल होते हैं जिनको अपन कंपास से बना सकते हैं, प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेशल एंगल्स ही हमारे क्लास 10th का पार्ट था और अब भी स्पेशल एंगल्स ही रहेंगे। तो ये जो एंगल्स हैं, पहले ये 30 डिग्री के लिए है, ये 45 डिग्री के लिए है, और ये 60 डिग्री के लिए, ठीक है। अगर आप 90 से आगे चले जाते हैं, 90 से भी आगे शुरू हो गए, तो आपके जो एंगल्स हैं, जैसे आप 90 से आगे गए, यहां गए, कितना गए, पहले यहां पर ये 30 डिग्री आगे चले गए, फिर आप 45 डिग्री आगे गए, फिर आप 60 डिग्री आगे चले गए, पूरी बात को समझिए। और फिर आपने क्या किया, नाइन्टी डिग्री आगे चले गए, 90 डिग्री आगे चले गए, इसका मतलब पूरी बात समझो
कि अगर आप 90 से आगे 30 चले गए, इसका मतलब आपका एंगल हो गया 120 डिग्री। 90 से आगे 45 चले गए तो एंगल हो गया 135 डिग्री। और 90 से आगे आप 60 चले गए तो एंगल हो गया 150 डिग्री। और ये यहां पर एंगल हो गया 180 डिग्री। ओके, यहां वाले जो एंगल्स हैं इनको अपन एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और इनको अपन क्या करते हैं? नाम देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। तक। लेकिन 90 से भी आगे चले गए आप, क्या कह रहा हूं मैं, सॉरी 180 से भी आगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि एरो यहां तक घूम के यहां आ गई, फिर वापस नीचे की ओर घूम गई। तो जब आप ऐसे गए तो देखना कैसे पहुंचे आप यहां पहुंच गए, 30 डिग्री आगे गए, फिर आप 45 डिग्री आगे, ठीक है। उसके बाद में आप 60 डिग्री आगे गए, देन आप 180 के बाद में 90 डिग्री आगे गए। अब सिचुएशन देखो कैसी है। ये जो एंगल्स हुए ये क्या होंगे? 180 के बाद में 30 और ऐड कर दो तो 210 डिग्री, 45 ऐड कर दो 225 डिग्री, 60 ऐड कर दीजिए तो 240 डिग्री, और आप ऐड कर दीजिए 90 तो 270 डिग्री। ओके, नाउ फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर इससे आगे आप जाते हैं हाँ जी, 270 के आगे 30 पहुंचे तो आपको एंगल मिला 300 डिग्री। फिर आप 45 बढ़े आगे तो 315 डिग्री, फिर आप 60 आगे बढ़े तो 330 डिग्री, और जो फाइनली वापस जहां से चले थे वहां पहुंच गए तो एक राउंड कंप्लीट, और इस एक राउंड कंप्लीट होने का मतलब 360 डिग्री। ये हमारे एक राउंड कंप्लीट करने के दौरान स्पेशल एंगल्स आपको मिले। ये सब क्या है? हमारे स्पेशल एंगल्स। इसमें से 0 डिग्री से 90 डिग्री ये वाले जो एंगल्स हैं इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। और 90 से 180 के बीच में जो एंगल्स हैं उनको हम सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। 180 से 270 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तृतीय चतुर्थांश, और 270 से 360 तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। सब कुछ शुरुआत आपका इनिशियल पॉइंट हुआ है, एरो ऐसे घूम करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया तो एक पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से ये एक राउंड कंप्लीट होने पर हमारे इस पे, अच्छा, जिसमें 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ये सब होंगे, बट हमें सिर्फ इन्हीं स्पेशल एंगल्स की बात ट्रिग्नोमेट्री में करनी होती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस एरो को सुनिएगा ध्यान से, एक राउंड कंप्लीट करा के फिर वापस यहां 30 वाली जगह पर ले आए तो टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना हो गया? एक राउंड कंप्लीट होने का मतलब 360, और आगे आपने 30 और बढ़ गए, इसका मतलब 360 प्लस 30 कितना हो गया? 390 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए 390 डिग्री का एंगल बनाइए
तो 390 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ, आपको एक्चुअली एंगल बनाना 30 डिग्री का ही, लेकिन शो कैसे करना है कि 0 डिग्री से शुरू हुए, एक राउंड कंप्लीट किया और फिर आगे 30 डिग्री और मूव कर गए, तो हमारा जो एंगल बना वो बन गया 390 डिग्री। ये जो सर्पिल जो लूप है, ये लूप किसको रिप्रेजेंट करती है कि आपने कितने राउंड कंप्लीट किए। ये आपके लिए नई बात है, बात को समझिएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक राउंड कंप्लीट करके फिर 45 पर आया हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 360 प्लस 45 डिग्री, इसका मतलब आप पहुंच गए 405 डिग्री एंगल पर। अमाउंट ऑफ रोटेशन, मैंने शुरू में क्या बोला है, कितना रोटेट हुए हैं, इस रोटेशन के अमाउंट को हम एंगल कहते हैं। अब सोचना, अगर आपसे कहा जाए कि आपको 750 डिग्री का एंगल बनाना है, कितने का, 750 डिग्री, इसका मतलब यह हुआ 750 देखो कैसे मिलेगा, 360 प्लस 360 प्लस 30, कितना हो गया 750। इसका मतलब 2 बार 360 आया और फिर 30 डिग्री आया, तो एक्चुअली एंगल 30 डिग्री का ही बनाना है, लेकिन उसको शो कैसे करना है वो देखो। 750 के लिए, 750 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 30 डिग्री का एंगल ही बनाना है, बट शो करने का तरीका भी आप देख लीजिए। ये बनाया मैंने 30 डिग्री का एंगल, बना सकते हैं। अब इसको शो कैसे करेंगे, ये 0 डिग्री था, आप ऐसे शो करेंगे 1 राउंड 2 राउंड, मतलब 720 और देन 30, तो ये हो गया 750 डिग्री। तो आज तक हम जो सोचते थे कि भाई एंगल है वो अपन डी से बनाते हैं और डी में 0 से 180 तक के ही सब कुछ लिखा हुआ होता है, आगे तो लिखा हुआ ही नहीं होता है, तो आप गलत थे कि आप डी को पलट दीजिए 360 तक बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आप, अच्छा आप कभी कहीं तो सोच रहे होंगे कि भाई ये 210 डिग्री एंगल को शो कैसे करना है, तो इसमें देखो 0 डिग्री वाली लाइन तो आएगी, ये लो 0 डिग्री वाली लाइन और 210 वाली ये लो, और ऐसे एरो लगा देंगे, ये बन गया आपका 210 डिग्री एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके ना, बस जो काम की चीजें हैं वो आप नोट कर लेना, बाकी बस समझते चलना है। जैसा मैंने कहा कि इसको टॉपिक को ही मैंने 0 टॉपिक नाम दिया है, एंगल को, इसकी जो बातें हैं वो हमें याद रखनी है बस। चलिए फटाफट इसको बना लीजिए। ये हमारे क्वाड्रेंट का डिसीजन हो गया, इस प्रकार से हम क्वाड्रेंट को डिसाइड करते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिजॉल्व हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो फॉर्मूला बेस्ड है। मैं पहुंचूंगा फॉर्मूलों पर भी, खूब सारे फॉर्मूले आपको याद करवाऊंगा, उसके बाद में हम बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी आप जितना मैं बता रहा हूं साथ साथ नोट करते चलें, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। अब मैं एंगल्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आपने अभी देखा कि ये एंगल तो हम बना लेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट की भी बात कर लेंगे, बट अगर थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाया जाए तो एंगल के बारे में एक फॉर्मूला लिखा जाता है। और फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली पहले मैं बताऊंगा, एंगल के एक मेजरमेंट यूनिट है रेडियन। अब हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है रेडियन।
ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो जी, रेडियन के बारे में क्या कहा गया कि आप एक सर्कल बनाइए, बना लिया, और इस सर्कल, डेफिनेटली इस सर्कल की कोई न कोई रेडियस होगी। ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से बात करूं तो ये रेडियस होगी। रेडियस लेट अस अज्यूम r यूनिट रेडियस है इसकी, ओके। अच्छा, r यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 जो भी दे रखा हो, 3 यूनिट 4 यूनिट, आप क्या करें, इस सर्कल का एक आर्क लें। आर्क मतलब जानते हैं ना, चाप, और वो भी कितना है, लेंथ का, r लेंथ का ये एक लीजिए, आप इसको ऐसे मिलाएं। ये जो लेंथ है सुनिएगा, कौन सी, ये वाली, ये लेंथ भी क्या है, r ही है, ये वाली कितनी है, r। तो जाहिर सी बात है इस आर्क ने एंगल बनाया होगा थीटा, और ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो आप डेफिनेशन में क्या कहोगे कि एक सर्कल में जितनी रेडियस है उतना ही आर्क लिया जाए, चाप लिया जाए, तो उसके जो, अच्छा, इसको आर्क की जो लेंथ है उसको जनरली L से लिखा जाता है। तो L इक्वल टू क्या लिया आपने, R। तो जितना एंगल आप बना रहे हैं कहां पर, सेंटर पर, दिस एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन, ओके। अच्छा, अब सोचो, अगर आप किसी रेडियस को यहां से पूरा मूव कर देते हो यहां तक, बात को सोचना कि फॉर ए होल सर्कल, पूरे सर्कल के लिए अगर आप यहां पर एरो थी आपके सबसे पहले शुरू में, और इस एरो को पूरा मूव करवा देते हो यहां से यहां तक, तो आपका लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क जहां से पूरी सर्कमफेरेंस यानी परिधि के बराबर हो जाएगा। तो व्हेन, जब L इक्वल टू 2 पाई आर, L इक्वल टू 2 पाई आर, देन L इक्वल टू 2 पाई आर, देन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी आपका ये जो आर्क है, चाप है, पूरा घुमा दिया जाए इसको, तो पूरा एक राउंड जब बनाएगा तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस होगी, ये पूरी इसकी सर्कमफेरेंस यानी परिधि के बराबर होगी, ठीक है। और आपको थीटा का फॉर्मूला दिया गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो यहां से आप बात करें, ध्यान देना, L को रिप्लेस कर दीजिए 2 पाई R से, अपॉन R इक्वल टू थीटा कितना, 360 डिग्री। R से R कैंसिल आउट, 2 से ये 180 टाइम कैंसिल आउट, तो एक नया सिंबल आपको आज से मिल जाएगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। वन 180 कैसे हुआ, देखो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई इक्वल टू 180। तो 180 डिग्री एंगल को आज से हम कहेंगे पाई रेडियन। क्या कहेंगे, पाई रेडियन, ओके। तो अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आपने पढ़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी जो लिखे थे, सिर्फ जो सामने थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल कौन कौन थे, उसमें सबसे पहला था 0 डिग्री, नंबर 2 था क्या 30 डिग्री, नंबर 3 था 30 के बाद में 45 डिग्री, नंबर 4 ये था अपने पास में 60 डिग्री, और फिर हम पहुंच गए थे फाइनली 90 डिग्री। ये हमारे स्पेशल एंगल थे। तो अब मैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, इनके संगत
रेडियन वैल्यू, जीरो के संगत तो जीरो ही लिखेंगे। अब देखना 30 डिग्री क्या है? 30 डिग्री 180 डिग्री का 6th पार्ट है कि नहीं है? 30 डिग्री कैसे आएगा? 180 में 6 का भाग दोगे तो आएगा। 180 होता है पाई के इक्वल, तो क्या 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख दिया जाए? बिल्कुल हाँ। तो आगे से आज से ये बात आपके लिए श्योर हो जाएगी। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, तो 30 डिग्री पाई बाई 6। अच्छा, यहां इसमें रेडियन डिग्री ये कोई सिंबल नहीं लगाया जाता, सिर्फ पाई बाई 6 लिख के छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब हम समझ जाते हैं। जैसे नहीं होता अपने नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि आपकी हाइट क्या है, तो आप हाइट बताते हैं 5'2", तो हम समझ जाते हैं कि 5 फुट 2 इंच। जरूरत नहीं होती है बताने की 5 फुट 2 इंच, सिर्फ 5'2" बोल देते हैं। ठीक है। किसी रूम की साइज पूछी जाती है कि रूम की साइज क्या है, तो आप कहते हैं 12'10", तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि 12 उसकी लेंथ है, फुट, मीटर नहीं फुट। यानी ये कुछ ऐसे यूनिट्स होती हैं जो वेल नोन होती हैं, जो हम अपने आप समझ जाते हैं, जिनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। रेडियन के हाथ में भी ऐसा ही है। हम पाई बाई 6 लिखा हुआ है एंगल की जगह पर, इसका मतलब हमें समझ जाना है पाई बाई 6 रेडियन है। ओके। तो ऐसे ही 45 डिग्री क्या होगा भाई? आप कहेंगे 180 डिग्री का 4th पार्ट है। 180 को 4 से भाग करें 45 आ जाएगा, इसका मतलब पाई बाई 4 है। 60 डिग्री है 180 का 3rd पार्ट है, इसका मतलब पाई बाई 3। और 90 डिग्री 180 डिग्री का हाफ है, तो मतलब पाई बाई 2। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि जो एंगल आपने 2nd क्वाड्रेंट 3rd क्वाड्रेंट इनमें बनाए हैं, ये बातें समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। रेडियन में कैसे होता है? रेडियन का मतलब क्या है? पहली बात तो एक सर्कल में मैं बात करूंगा, ये एंगल एक्चुअली डिग्री में कितना होता है उसकी भी बात की जाएगी। आगे बढ़ता हूं मैं। पहले 2nd क्वाड्रेंट में जो एंगल्स हैं उनके बारे में लिख देता हूं। 2nd क्वाड्रेंट में एंगल है, पहला एंगल 120 डिग्री, दूसरा एंगल 135 डिग्री। जो हम फर्स्ट राउंड हमने बनाया उसकी बात हो रही है। 3rd एंगल है 150 डिग्री और 4th एंगल है 180 डिग्री। ठीक है। अब अगर बात करें 120, तो 120 का मतलब देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं आप। या तो कह सकते हैं कि 90 + 30, ठीक है, या फिर सीधा ही आप ये कहो ना, ज्यादा बेहतर 2 × 60। 60 के लिए पिछली स्लाइड पर हमने बात कर ली पाई बाई 3, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3। 135 के लिए आप कह सकते हो 3 × 45, तो ये हो गया 3 पाई बाई 4। 150 के लिए आप कह सकते हो 6 × 30, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 × 30, तो 5 पाई बाई 6। 30 डिग्री को पाई बाई 6 का है और ये 180 पाई होता ही है अपने। ठीक है। ऐसे ही बात हो जाएगी 3rd क्वाड्रेंट। 3rd क्वाड्रेंट में हमारे पास में जो एंगल्स होते हैं, पहला 210 डिग्री, दूसरा 225 डिग्री, तीसरा 240 डिग्री और चौथा 270 डिग्री। चलिए बात करते हैं इनकी भी। रेडियन में क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 × 30 डिग्री, और इसे क्या कहा जा सकता है 5 × 45 डिग्री। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 6 × 60 डिग्री, नहीं 6 × 4 × 60 डिग्री, सॉरी 4 × 60 डिग्री, और इसे क्या कहा जा सकता है 3 × 90 डिग्री। तो बस फटाफट इनके लिए लिख दोगे, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6, ये हो गया 5 पाई बाई 4, ये हो गया 4 पाई बाई 3 और ये हो गया 3 पाई बाई 2। ठीक है। चलिए अब बात आती है 4th क्वाड्रेंट की। 4th क्वाड्रेंट में जो आपका फर्स्ट एंगल है वो आप लिखते हैं 300 डिग्री। ठीक है।
सेकेंड एंगल 315 डिग्री, ब्लू से लिख रहा हूं अलग से, ठीक है, दिख जाएंगे आपको। थर्ड एंगल 330 डिग्री, फोर्थ एंगल 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। इसको देखो 5 इंटू 60 भी लिख सकते हो, 10 इंटू 30 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको 5 इंटू 60 लिख रहा हूं ताकि मेरा आंसर हो जाए 5 पाई बाई 3। 315 ये हो गया 7 इंटू 45 डिग्री, तो 7 पाई बाई 4 हो गया। 330 ये हो गया 11 इंटू 30 डिग्री, तो 11 पाई बाई 6 हो गया। और ये तो 2 इंटू 180, डायरेक्ट ही अपन बात कर रहे हैं, शुरुआत इसी से हुई थी, 2 पाई रेडियन। तो इस प्रकार से हमारे जो स्पेशल एंगल्स थे उनको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। ओके, रेडियन में इस प्रकार से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और बात, मैं वापस बैक जा रहा हूं और एक छोटी सी बात और करनी है मुझे। मैंने ये जब बात की तो कहा कि यहां से 0 से शुरू हुए और घूम फिर के वापस 0 पर ही आ गया। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलते यहां से इधर, तो आपको जो पहला एरो मिलता वो 30, इधर वाले देखते चलो बस 30, इसको हम बोलते हैं -30 डिग्री। आप नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पहुंचते तो आपका एंगल होता -45 डिग्री। आप यहां आते तो -60 डिग्री हो जाता और एक राउंड पूरा करके यहां पहुंच जाते तो -90 डिग्री। नेगेटिव में यहां से शुरुआत होगी, फिर 90 से आगे चलते नेगेटिव में तो यहां आपका एंगल हो जाता -120 डिग्री। यही सीक्वेंस यही रहेगा, -135 डिग्री, -150 डिग्री, और यहां आकर के ये एक साथ मिल भी जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहां पहुंचते हैं, ये एंगल क्या हो जाता -210 डिग्री इधर वाला, फिर -225 डिग्री, फिर आप यहां पहुंचते हैं तो -240 डिग्री और -270। फिर और आगे आते तो -300 डिग्री, सीक्वेंस यही रहेगा, -315 डिग्री, -330 डिग्री एंड लास्ट -360 डिग्री। ये नेगेटिव डायरेक्शन से आ गया। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल। ओके, आगे अब आते हैं, बात करते हैं कि आपने ये तो कह दिया, क्या आपने इतना तो कह दिया यहां पर कि भाई रेडियन, डिग्री को रेडियन में कैसे बदला, लेकिन अगर मैं अब थोड़ी सी बात वापस बैक इस पे करूं, आपने कहा कि पाई रेडियन, यहां एक चार्ट बना देता हूं, देखो कैसे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो रेडियन को डिग्री में बदलना, पूरी बात समझिएगा। अगर आपको कभी कोई एंगल रेडियन में गिवन है, यहां से 2 रिजल्ट ही निकाल लो ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 रिजल्ट निकाल लो। क्या? एक बार तो कह रहा हूं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू, तो आप कहेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, और आप कहें 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1 डिग्री के लिए 180 से इधर डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। यानी अब एक बात क्लियर होगी कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है
डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो क्या करेंगे आप, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो याद देखो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक खास बात और जो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको यही बता दी जाए, क्या कि भाई ये जो भी आपका सिस्टम होता है डिग्री रेडियन वाला, इसमें जो आपका डिग्री मेजरमेंट है इसके छोटे मेजरमेंट भी होते हैं। देखो 1 डिग्री एंगल की बात करूं तो 1 डिग्री एंगल कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है ये 1 डिग्री। 1 डिग्री के अगर 60 पार्ट कर दिए जाएं, 1 डिग्री के कितने पार्ट है, 60 पार्ट, तो 60 मिनट्स बन जाती हैं। ये नाम डैश लगा दिया जाता है किसके लिए, मिनट्स के लिए। ओके, और 1 मिनट के अगर सोचो इसके 1 डिग्री एंगल के 60 छोटे छोटे पार्ट कर दिए तो 1 मिनट बहुत छोटा हो गया, उसके भी 60 पार्ट कर दिए तो बन गया 60 सेकंड। ये मिनट और सेकंड भी डिग्री को ही मेजर करने के क्या बोलते हैं, यूनिट्स हैं, सेकंड्स। जिस प्रकार से मीटर सेंटीमीटर नहीं होता, मीटर के अगर 1 मीटर के 100 इक्वल पार्ट कर दिए जाएं तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट कर दिए जाएं तो मिलीमीटर, वैसे ही 1 डिग्री का 1/60th पार्ट, 1/60वां भाग 1 मिनट होता है, और 1 मिनट का 1/60वां भाग 1 सेकंड होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं अपन, और वो है यहां से आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर अपन बात करें 1 रेडियन की, 1 रेडियन, तो मैंने क्या कहा था, रेडियन ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 रेडियन एंगल कितना होता है वो तो आपने देख लिया होगा, ये जो सर्कल बना था ये 1 रेडियन एंगल है। अब इस 1 रेडियन की अगर मैं बात करूं तो देखो 1 रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, तो मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, 180, ध्यान देना, 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू जो हम आज तक काम में लेते आए हैं 22/7, हालांकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये मैंने यहां पर लिख दी। जैसे ही ये वैल्यू लिखी, ये 7 ऊपर चला गया, ठीक है, तो ध्यान देंगे कि पहले तो क्या हुआ, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, कितनी बार, 11 टाइम, और ये 90 टाइम, 7 ऊपर चला जाएगा तो 630/11 डिग्री, ठीक है। अब इसको जब आप क्या करेंगे, ये चल रहा है साथ साथ, ठीक है, इसको जब 360 को 11 से डिवाइड करेंगे, इसको 630 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम कितना हो गया, 8, 0, 7 टाइम 77, ठीक है, तो ये हो गया 57 डिग्री, और फिर बाकी भी रह गया कितना, 3/11, ऐसे लिखूं क्या मैं इसको, 37 3/11 डिग्री। अब देखो क्या होगा, 57 डिग्री तो पूरा हो गया, 3/11 जो है, मैंने क्या कहा यहां पर, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 3/11 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60, और यहां पर लगा देंगे मिनट। मिनट में बन गया, ये पूरी डिग्री नहीं थी तो क्या हो गया, मिनट में आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप वापस डिवाइड कीजिए किसको, 180 को 7 से, सॉरी 11 से, 3/11 ही रह गया ना ये,
ठीक है, और 3/11 को हमने 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 36 18 180 डिवाइड 11, कितना रह गया 7, ठीक है, 0 66, कितना हो गया 4। अब देखो ये कितना हो जाएगा 57 डिग्री, ठीक है, और फिर आगे उसके बाद में देखो ये क्या आ गया 16 और 4/11 मिनट। अब 16 मिनट भी पूरे हो गए, 16 मिनट भी पूरे हो गए, 4/11 मिनट है, तो मैं क्या करूंगा 4/11 मल्टीप्लाई बाई 60 और इसे कन्वर्ट कर दिया मैंने किसमें, सेकंड में। और ये जो सेकंड आया, सेकंड वाले को आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद तक सोल्व करेंगे। कैसे, याद करो ये वही बातें चल रही है जैसे मिनट और सेकंड आवर्स में होती थी, घंटे में होती थी, वही बातें हो रही हैं। तो ये हो गया 240 डिवाइड बाई 11। सोचो डिग्री बहुत छोटा होता है, सेकंड और भी छोटा हो गया, मिनट और भी छोटा हो गया, और सेकंड तो बहुत छोटा हो गया, तो सेकंड वाले में अप्रोक्सीमेशन काम में ले लेंगे। ये कितनी बार, 2 बार, 22 2 0, ठीक है, तो 20 हो गए। बात को समझिए, 240 है, उसको 11 से आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या हो गया 9। अब डेसिमल लगा के 0 उतार दो, तो 21.8 सेकंड, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख देंगे 22 सेकंड। तो याद रखना 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ये आपके 1 रेडियन के इक्वल डिग्री वैल्यू होती है। जैसे अपनी याद रखने 1 मीटर के में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही 1 रेडियन का जो एंगल है, अब मैं आपसे कहूं कि ये जो एंगल बना है कहां पर, सर्कल वाला, ये अप्रोक्सीमेट अगर 1 रेडियन है तो ये अप्रोक्सीमेट एंगल जो हो गया थीटा, वो अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आई। यानी 1 रेडियन एंगल आप बना सकते, कोई भी सर्कल बना के देखना, और जितनी उसकी रेडियस है उतना ही आप क्या करना, आर्क लेना, और फिर दोनों आर्क के दोनों कॉर्नर्स को आप क्या करना, सेंटर से मिलाना, फिर डी से उस एंगल को देखोगे तो वो 57 और 58 डिग्री के बीच में आएगा लगभग, ठीक है, क्योंकि वो 1 रेडियन एंगल है, और 1 रेडियन एंगल की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं गया था, पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, कई जगह पर ये 21 सेकंड लिखा हुआ मिलता है, कई जगह पर 22 सेकंड, लेकिन अप्रोक्सीमेशन अगर काम में लेते हैं सन्निकटन, तो हम इसको 22 सेकंड ही लिखते हैं, क्योंकि देखो ये क्या हो गया 21.8 हो गया, इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया जाता है 22। तो अब ये कहां काम में आता है, कैसे काम में आता है वो देखिए। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, क्या कि भाई 4 रेडियन है, इसके इक्वल डिग्री बताओ, इसके इक्वल कितने डिग्री आएंगी। तो आप कैसे करेंगे, वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, देयरफॉर 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो ये मल्टीप्लाई बाई 4 में क्या होगा, ये 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 2200 का 88, 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये अलग अलग करो 64, और 57 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 20 2 22 228, ये कितना आ जाएगा 228, ठीक है। अब आप ये आंसर नहीं छोड़ेंगे, यहां पर पहुंचेंगे 28 सेकंड को, क्या आप 60 सेकंड और 88 सेकंड को 28 सेकंड अलग अलग कर सकते हैं, और 60 सेकंड होते ही 1 मिनट बन जाएगा, और 1 मिनट बनते ही 228 डिग्री 65 मिनट हो जाएगा, और 28 सेकंड रह जाएगा। फिर आएंगे मिनट पर, मिनट के भी 2 पार्ट करेंगे, एक तो 60 मिनट और एक 5 मिनट। 60 मिनट होते ही 1 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 28 सेकंड, ये आपका आंसर है।
ऐसे कन्वर्ट करना हो। कई बार सिंपल पूछ लेता है कि भाई 11 पाई 3 के लिए डिग्री बताओ, तो आपका काम आसान है, क्योंकि आप जानते हैं पाई 3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये 660 डिग्री हो गया, ये लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आई। सिंपल पूछ लेता है जिसमें पाई होता है, पाई जहां दिख रहा होता है, और फिर कहे कि डिग्री में बदलो, तो पाई की जगह पर 180 डिग्री पुट कर दो। लेकिन ऐसा जो केस बनता है उसमें आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपकी बुक में आप एनसीईआरटी में देखेंगे 6 रेडियन को डिग्री में बदलवाया है, ठीक है, 3.5 रेडियन को। अब 3.5 को क्या लिखोगे, पहले तो 7/2 लिखोगे, ठीक है, फिर ये जो कुछ भी है उसको 7/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का ऐसा कर लो, चाहे 7 और प्लस 1, 7 3.5 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 + 1/2, 3 + 1/2, ठीक है। और 3 की रेडियन के लिए अलग कैलकुलेट कर लो, हाफ रेडियन के लिए क्या करना है, 1/2, सब जगह पर 2 का भाग लगा दो, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। कर सकते हैं ना भाई, 57 डिग्री था तो वो लगभग 29 डिग्री के समथिंग आ जाएगा हाफ रेडियन, ऐसे चेंज कर सकते हैं। एक आपकी बुक में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और वो देखो क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर 40 है, डायमीटर जानते हो ना, व्यास कितना है, 40, और इसकी एक कॉर्ड जीवा है जो 20 की है सेंटीमीटर में। और अब बताना है कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। अब बताओ, डायमीटर 40 होने का मतलब 20 हो गया क्या, अलग अलग ये दोनों सेंटर पर, तो ये रेडियस 20 होगी, ये भी 20 होगी। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ एंगल कितना है, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितने रेडियन, पाई/3 रेडियन। अब आपसे पूछ लिया जाता है ये आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई, तो बताओ थीटा इज इक्वल टू L/R, फॉर्मूला लिखा ना आपने, तो L = थीटा × R। यहां पर आप इस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री न लिख करके क्या लिखे, पाई/3 लिखे, इंटू R की वैल्यू 20। अब पाई की जगह पर 3.14 या 22/7 काम में लेकर के आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको ये L मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आज इस लेक्चर को देखने के बाद एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की है, उसके पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। ये हमारा एंगल का टॉपिक था। एंगल्स आपको पता लगने चाहिए, पता होने चाहिए किस प्रकार से एंगल्स बनते हैं, ओके। आगे आने वाला लेक्चर होगा एलाइड एंगल यानी संबद्ध कोणों का, ओके। कमेंट में ये जरूर बता दें कि भाई लैंग्वेज साथ में चल जाएगी, मेरे हिसाब से आज कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कमेंट किया करो, इसमें बता दिया करो कि लैंग्वेज साथ दोनों हिंदी और इंग्लिश मिक्स में चल रहा है, तो ये चल जाएगा, मुझे तो लग रहा है चलेगा, ठीक है। तो आगे आने वाले में तो फॉर्मूले होंगे आगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। अभी के लिए थैंक यू सो मच।